कोलकाता से हावड़ा तक हुगली नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो 6 मार्च को शुरू होगी। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में उन्हें सिर में चोट आई। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार द्वारा 14.24 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिलीगुड़ी में गोरखा श्रमिक भवन निर्माण का शिलान्यास होगा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। कोलकाता से हावड़ा तक हुगली नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो 6 मार्च को शुरू होगी। पीएम मोदी कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन करेंगे। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ये मेट्रो हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच दौड़ेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी कोलकाता में करोड़ों रुपए की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन, कवि सुभाष स्टेशन, हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेक्शन और तरतला माजरहाट मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि अंडर वाटर मेट्रो टनल हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे चलेगी। इससे लोगों के आने जाने का समय कम होगा। ये सेक्टर बी से हावड़ा तक चलेगी। हुगली के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल नदी और हावड़ा को कोलकाता शहर से कनेक्ट करेगी। सिक्किम प्रजातांत्रिक मोर्चा पार्टी का 32वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। गेंजिंग बर्मेक समूह के लेगसेप बुलवाखानी खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग उपस्थित थे। उनके साथ मैडम टीका माया चामलिंग, पार्टी के विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यकर्ता, युवा, लड़कियां आदि भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ केक काटकर किया गया। अपने भाषण में पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिंग ने कहा कि आगामी चुनाव सिक्किम और सिक्किम के लोगों के भविष्य का निर्माण करेगा और कहा कि एसडीएफ पार्टी हर हाल में चुनाव जीतेगी। उन्होंने सिक्किम की मौजूदा सरकार पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने और भविष्य को अंधकारमय बनाने का आरोप लगाया। आफैलाई सोध्नु नि, आफैलाई सोध्नु 25 वर्ष हामीसँग थियो। आफैलाई सोध्नु 25 वर्ष नपुग्ने एसडीएफ पार्टीमा थियो तैँले के गरिस् भनेर सोध्नु। आफैलाई भन्नु तैँले के गरिस्। 25 वर्ष एसडीएफमा मन्त्री थिइस्, एमएलए थिइस्, चेयरपर्सन थिइस्, तैँले के गरिस् भनेर आफैलाई सोध्नु। आज 25 वर्षसम्म एसडीएफ पार्टी सिक्किमे जनताको विश्वास र आस्थाले बनेको पार्टीको नाममा चाहिँ एसडीएफ पार्टीको क्यान्डिडेट भएर जितेर 25 वर्ष मौज मस्ती गर्नेहरू आज चाहिँ कोही एसकेएम भएको छ, कोही चाहिँ अहिले बिजेपी भएको छ, कोही चाहिँ टोपी पार्टी भएको छ। अहिले एउटा टोपी पार्टी खोलेको रहेछ। अचम्म लाग्यो टोपी पार्टी। टोपी फेरि यस्तो नेपाली टोपी भए त हुन्थ्यो नि। हाम्रो लेप्चा टोपी भए त हुन्थ्यो, भुटिया टोपी भए त हुन्थ्यो नि। त्यो टोपी पनि तलाकै रहेछ। फेरि चुनाव चिन्ह रहेछ। आज 2 दिवसीय सिक्किम कलाकार ट्रस्ट सम्मेलन का आखिरी दिन था, जो सिक्किम के गैंगटोक के मनन भवन में आयोजित किया गया था। आज भी सिक्किम एवं आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों कलाकारों ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम सरकार के मुख्यमंत्री एवं उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम में सिक्किम एवं आसपास के क्षेत्रों से आए कलाकारों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया और अपना संबोधन देते हुए कलाकारों के हित में कुछ घोषणाएं की। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि कलाकारों के लिए प्रत्येक जिले में एक कलाकार कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा। यो एकदमै वेलकम स्टेप हो भनेर भनौँ है। किनभने अहिलेसम्म हिजो हाम्रो जति पनि डिस्कसन भएको थियो, डिस्कसन्सहरूमा आर्टिस्टहरू कतिजनाले त्यो राख्नु पनि भएको थियो कि आर्टिस्टहरूको लागि एउटा भवन हुनुपर्छ, एउटा जहाँनिर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ, ठाउँ हुनुपर्छ र अलिकति आर्टिस्टिक वेमा हुनुपर्छ, जुन चाहिँ चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु सक्ने। र मनन केन्द्र अहिले एउटा मात्रै छ र अझ एउटा जस्तो प्रकारले कार्यक्रम गर्नु सक्ने एउटा भवन बनिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा हिजोको माग थियो भनेर भनौँ है। हिजो डिस्कसनमा त्यो कुराहरू उठेको थियो र आज मुख्यमन्त्री साहबले ठ्याक्कै त्यही भन्दाखेरि त मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री साहबले त साँच्चै नै आर्टिस्टको मनबाट नै बुझ्नु हुँदो रहेछ भन्ने हेतु हामीले बुझ्यौँ नि त। किनभने मुख्यमन्त्रीलाई हामीले त्यो सिनप्सिस बुझाएर उहाँले सायदै पढ्नु टाइम पाउनु भएन होला, आज बिहान बुझाएको उहाँले स्पिच गरिहाल्नु। तर आर्टिस्टहरूको मनमा के चाहिँ चाहना छ र आर्टिस्टहरूले के चाहिँ चाहन्छन् त भनेर मुख्यमन्त्री साहबले आफै बुझेर नै भवनको घोषणा गरिदिनु त्यो एकदमै सम्पूर्ण सिक्किमको आर्टिस्टहरूको लागि फाइदाको कुरा रहेको छ। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में उन्हें सिर में चोट आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का काफिला रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वे धुबलिया में एक फुटबॉल टूर्नामेंट से लौट रहे थे। उनके काफिले की पहली गाड़ी ने आगे की बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बैरिकेड से टकरा गई। इसके बाद काफिले की दूसरी गाड़ी ने पहली गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सुकांत मजुमदार और उनके अंगरक्षक घायल हो गए। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया। रीटेक न्यूज़ नंबर 3। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कलाकार पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया। सूत्रों का कहना है कि भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा है। आसनसोल से वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। ऐसे में यहां दो कलाकारों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद थी। राज्य सरकार द्वारा 14.24 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिलीगुड़ी में गोरखा श्रमिक भवन निर्माण का शिलान्यास होगा। राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी में बनने वाले गोरखा श्रमिक भवन के लिए 14 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूरी किए हैं। उक्त भवन का निर्माण शुरू करने के लिए 3 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। 7 मार्च को सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ के पास 10 कट्ठा जमीन पर गोरखा श्रमिक भवन के निर्माण का आधिकारिक शिलान्यास किया जाएगा। जीटीआई के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने कहा कि पहाड़ी मजदूर इलाज के लिए सिलीगुड़ी आते हैं। मजदूरों के बच्चे जांच के लिए आते हैं। हालांकि यहां आने के बाद रुकने का कोई प्रबंध नहीं है। गोरखा श्रमिक भवन ने निर्माण का बाद अब वह समस्या नहीं रहेगी। दार्जिलिंग के चौकबचर में सोम चियाकमान बासी द्वारा सांसद राजू बिस्ता के खिलाफ पोस्टरबाजी। भारत तमांग ने सोम चियाकमान के लोगों की ओर से लोगों से आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट ना देने की अपील की है और कहा है कि दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने ये कहते हुए धरना देने की बात कही है, सोम चियाकमान के लिए सड़क का निर्माण करेगा, लेकिन सड़क नहीं बनाई गई। वाहनों के लिए सड़क बनाने का वादा करने वाले सांसद राजू बिस्ट कहाँ हैं? दार्जिलिंग में आज लगाए गए एक पोस्टर में राजू बिस्ता जवाब देऊ जैसे लोगों का जिक्र है। भारत तमांग ने जनता से अपील की है कि जो लोग सड़क नहीं बना सकते वे गोरखालैंड क्या लाएंगे, इसीलिए किसी अन्य पार्टी को वोट दें लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। विशेष गरेर अब हामी चाहिँ पहिला चाहिँ कसै पनि है भुल भ्रान्तिमा नपरोस् भनेर के क्लियर गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि अब यो चुनाव मुखैमा भएकोले गर्दा पहिला क्लियर चाहिँ हामीले गरिहाल्नुपर्छ। हामी कुनै राजनीतिक दल कुनै केहीसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन। हामी खालि एउटा सोम टी स्टेटबाट जनताको पक्षमा आएको होइन। र के हो भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य समस्या र पोस्टरिङ गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा विगत 2022 डिसेम्बर महिनादेखि चाहिँ हामी 2023 को जनवरी महिनासम्म 28 दिनसम्म सोम चियाबारीको जुन बाटोको एकदमै जीर्ण अवस्थामा पुगेको बाटो थियो, जुन बाटो चाहिँ अब तपाईँको धेरै अगाडिदेखि नै शिलान्यास गरेर पनि काम नभएको हो, त्यसको विरुद्धमा यही जिटिएको विरुद्धमा धरना प्रदर्शनमा बसेको थियो। भनेदेखि 28 दिनसम्म धरना बस्दाखेरि हाम्रो त थियो, हामी त जति वर्ष दिनमा पनि बस्छौँ भनेर हामीले भनेको थियौँ। तर 28 दिनसम्म धरना पुग्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बिजेपी सांसद अब दार्जिलिङको हाम्रो सांसद राजु बिष्टजी आउनुभयो होइन। हामी धर्नाको अब स्थलमा आएर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीलाई वचन दिनुभयो कि जिटिएले गरोस् नगरोस् सेन्ट्रलको कुनै पनि फन्डबाट आरआइडिए पिएमजिएसवाई चाहे जेसुकै हुन्छ त्यहाँबाट म गरिदिन्छु र धर्नालाई चाहिँ तपाईँहरूले यहीँनिर स्थगित गर्नुहोस्, यहीँ रोक्नुहोस् भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यस पछाडि पनि हामीले 3 दिनसम्म हामी गाउँघरमा समाजसँग एसएसजीहरू। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और कई बार के विधायक तापस रॉय पार्टी नेतृत्व से
नाराज चल रहे हैं। उन्हें जिलाध्यक्ष पद से हटाया गया था, जिससे उनका समर्थन गुट नाराज है। हाल ही में ईडी द्वारा उनके घर में छापेमारी के दौरान भी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। बताया जा रहा है कि तापस रॉय सोमवार या मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। वे बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि नैतिक राजनीति करना चाहते, इसलिए टीएमसी छोड़ने के बाद विधायक पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने दिया विवादित बयान। कहा, बंगाल को ठंडा करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की थी। ऐसे में वह राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर समस्या हल निकाला तो फिर बंगाल में मौजूद अराजकता को दूर करने में उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। वरिष्ठ महिला फोरम ने कहा, बुजुर्ग महिलाओं पर और परिवार सरकार दोनों को ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि बुजुर्ग महिलाओं का ना तो परिवार की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता है। सुधा पासुई ने कहा कि प्रशासन से हमारा अनुरोध किया है कि वे बुजुर्ग महिलाओं पर कुछ विचार करें। उनका कहना है, समाज के हर वर्ग के लोगों से वे अपील करती हैं कि जब बुजुर्गों के बारे में सोचने का समय आ गया है, बुजुर्ग महिला समाज में सम्मानजनक स्थान पा सके। इसी विषय में सभी को सोचना होगा। फैमिली का इम्पोर्टेंट मतलब खास क्या है वो हम लेके चलते हैं। कम से कम 30 फैमिली हमारे यहाँ 30 लेडीज है, 30 फैमिली को पनि हम मोटिवेट कर सके तो 30 परिवार को हम मतलब सिक्योर कर सकते हैं। तो इस करके हम ये सब चला रहे हैं। तो महिला दिवस बोलते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए हम देखते हैं कोई कुछ नहीं करता है। सीनियर सिटीजन का समाज में बहुत बड़ी देन होता है। हमेशा कोई भी समाज देखो, जब तक बड़े बुजुर्ग नहीं होते तब तक उनके लिए बहुत कुछ छूट जाती है। अगर हम बड़े बुजुर्ग को कदर नहीं करते, घर के अंदर भी कहाँ कदर करते, तो सीनियर जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं आप चुप रहो ना, आजकल दुनिया ऐसा है वैसा है, आपको कुछ पता ही नहीं बोल के हम चुप करा देते हैं। एक्चुअली सीनियर सिटीजन के पास, सीनियर पीपल, बुजुर्ग के पास इतना खजाना होता है ज़िंदगी कैसे चलाना चाहिए, ज़िंदगी का वैल्यूज़, ज़िंदगी का महत्व, ज़िंदगी को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब बहुत सारे वैल्यूज़ सीनियर सिटीजन में होते हैं। लेकिन हम लोग इसको मेंटेन नहीं करते हैं, हम इसको ख्याल नहीं करते। इस करके ये सब हम 8 साल से चला रहे हैं और बखूबी से चल रही है। और व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? But for all age groups, right? So one of the biggest problems that we all know is that there's a mad race. We are running and running and running and running, and when you go to think about it, what is the purpose? So when I came back to my hometown, what I saw is that there is a lot of chaos. Like Siliguri, if you go to see, I've grown up here. I studied here in St. Joseph, Matigara. Siliguri then and Siliguri now. Well, it's a very good thing for evolvement, transformation to happen. But at the same time, as ma'am already said, are we only thinking about external transformation? Or is there anything about what is happening within? And is there any way in which we can focus on that? So that's where. कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404.
If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. Punjab State Deer 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार. टिकट को मूल्य 200 रुपया. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट. वो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ, मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? मैम कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। Then it's now 2 out of 10 it is 2. Contact number আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। Thank you. नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी. पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड. 4 डिजिट मा. हाँ 4 डिजिट मा. पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़. टिकट 500 रुपया. ड्रॉ 16 मार्च. डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुंचे यसपाली को करोड़पति. सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर लंबे समय से सरकारी जमीन पर गरीबों को जमीन पट्टा देने की पहली चरण का काम आगे बढ़ा गया है। रविंद्र मंच पर एक समारोह के दौरान पहले चरण में 240 लोगों को जमीन के पट्टा का प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बागाजुतीन पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मेयर गौतम देव ने अपने हाथों से लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान किया। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के 4 मंत्रियों की देखरेख में गरीब लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम शुरू किया गया है। এখানে
তাদের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা কলকাতা গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাবো তাদের থাকা আকুয়াদের যে একবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছে মন্ত্রী গোষ্ঠী তৈরি করে দিয়েছে 4 জন মন্ত্রীকে নিয়ে সেই মন্ত্রী গোষ্ঠীকে নিয়ে তারা একটু করে ফ্যামিলিতে পাঠাবে এবং ফ্যামিলিতে করার পর আপনাদের কাছে সেই বার্তা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই কাজটা আমরা খুব দ্রুত গতিতে আমরা করছি। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষ এই বার্তা পায়। এই 1040-এর মধ্যে প্রায় 250 মানুষ আজকে এখান থেকে पीएम मोदी कवाखाली मैदान में 9 मार्च को करेंगे जनसभा को संबोधित। सिलीगुड़ी लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। वह 9 मार्च को सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार दोपहर को भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत जिले के अन्य नेताओं ने जनसभा के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दोपहर को जनसभा में पहुंचेंगे। आज भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए उत्तर बंगाल आ रहे हैं। इस जनसभा व जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी की जनता को संबोधित करेंगे। আগামী 9 তারিখ ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই কাওখালীর মাঠে আসছেন এবং এখানে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি মানুষকে তিনি সম্বোধন করবেন। আমরা জানি বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে এই অব্যবস্থা এর আগে কোনোদিন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছে কিনা জানি না। কারণ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সন্দেশখালীর মতন ঘটনা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির মানুষকে সম্বোধন করবেন এবং তার জন্যে ভারতবর্ষের মানুষ যেভাবে নরেন্দ্র মোদীকে পছন্দ করেন যেভাবে ভালোবাসেন তো এই ছোট্ট একটা মাঠ কাওয়াখালীর মাঠ এই মাঠে এত লোকের সমাগম কিভাবে আমরা সম্ভব করে উঠতে পারি তার জন্য এই পরিষেবা দেখতে এসেছি যে কাদেরকে কোথায় ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিভাবে এই মাঠে সুন্দরভাবে সবাই যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রধানমন্ত্রী নিজের যে ভালোবাসার মানুষগুলো দেখতে আসবেন প্রধানমন্ত্রীকে যেন দেখতে পারে। सिलीगुड़ी कॉलेज के प्रोफेसरों ने आज काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मालूम हो कि इस साल की फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में करीब 90% अभ्यर्थी फेल हो गए थे। कथित तौर पर कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कॉलेज में गैर नियमित कक्षाओं और प्रोफेसरों की अनुपस्थिति को इसका कारण बताया है, जिससे नाराज होकर प्रोफेसरों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से कक्षाएं संचालित करते हैं लेकिन अधिकांश दिन छात्र अनुपस्थित रहते हैं, जिस पर अध्यक्ष को ध्यान नहीं रहता। वह शिक्षकों की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमर्जी से कॉलेज चलाए जा रहे हैं। কলেজের রেজাল্ট উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কলেজগুলোর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকে। সেই সাফল্য যখন আসে তখন কিন্তু শিক্ষকদের জন্য আলাদা কোনো ভালো বাক্য বা ভালো প্রস্তাব আমরা শুনতে পাই না। অথচ এই যে ফাঁকিবাজ অধ্যাপিকাদের ধরা হবে এই শব্দটা সংবাদ মাধ্যমে বলে দেওয়া এবং জনপরিসরে সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়া এটা শুধু আমাদের জন্য অবমাননাকরই নয়, একই সঙ্গে কিন্তু যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের ফলাফল খারাপ হয়েছে তাদেরকে এক প্রকারে উস্কে দেওয়া হলো তোমাদের ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য অধ্যাপিকারা দায়ী। এবং একই সঙ্গে এক সেকেন্ড আমি শেষ করি, একই সঙ্গে এটাও ঘটনা যে এই নতুন এই যে শিক্ষা এনইপি চালু হওয়ার পরে পরিকাঠামোর দিক থেকে আমরা অভাব বোধ করছি। উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই, ক্লাসরুমের সেই ব্যবস্থা নেই, দীর্ঘ একটা অ্যাডমিশন প্রসেস চলেছে বিরাট সময় ধরে, ছেলেপেলে সময় পায়নি, তারপর এদের অনেকেই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই। সবটা মিলিয়ে কেন রেজাল্ট খারাপ হলো এটা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় খোঁজ করছে, সমস্ত কলেজগুলো তাদের মতো খোঁজ খবর করছে। কিন্তু দুম করে এইভাবে দেখে দেওয়া, সিসিটিভি ক্যামেরা নিঃসন্দেহে কলেজের নিরাপত্তার জন্য দরকার, সেগুলো লাগুক, আমাদের তাতে কোথাও কোনো আপত্তি নেই, কোথাও আমরা এইখানে নীতিগত প্রশ্নে কোথাও আপত্তি জানাচ্ছি না। যে পরিকাঠামো ভালো করার জন্য যা করতে হয় করুক, কিন্তু ফাঁকিবাজ অধ্যাপিকাদের ধরবো যারা এবারে যে রেজাল্টটা যেটা হয়েছে, যেটা বারবারই বলা হচ্ছে যে 90% ফেল, তার বিরুদ্ধে সেটা কেন রেজাল্টটা খারাপ হয়েছে সেটা অলরেডি আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছি যে ক্লাস কতগুলো হয়েছে, ক্লাস কদিন হয়েছে কি হয়নি, এবং ছেলেমেয়েদের এত অ্যাডভান্স পরীক্ষা নেওয়া সেটা একটা বড় কারণ ছিল, সেটা আমরা অলরেডি বলা হয়ে গেছে। এবার তারপরে হচ্ছে যে পরিচালন সমিতি যেটা বলেছে এবং পেপারে যেটা বলেছে যে এরকম সিসিটিভি ক্যামেরা ফাঁকিবাজ টিচার সে কথাটা বলা হয়েছে। শিলিগুড়ি কলেজে ফাঁকিবাজ টিচার এই কথাটা মানতে আমরা একদমই রাজি না, কারণ ব্যাপার হচ্ছে শিলিগুড়ি কলেজে সবচেয়ে বেশি ক্লাস হয় এবং যদি কোনোদিন কোনো ক্লাস না হয়ে থাকে সেটা যদি খোঁজ দিয়ে দেখা যাবে যে আইদার সেই টিচার ছুটিতে আছে অথবা কোনো কলেজের অ্যাসাইনমেন্টেই বাইরে গেছে, হয় এনএসএসে ক্যাম্প করছে, না হয়তো স্পোর্টসের জন্য গেছে, কিন্তু ঠিকমতো স্টুডেন্টরা খবর রাখে না, নোটিশ দেখবে না এবং তারপরে এইসব আজে বাজে কথা বলতে থাকে যে ক্লাস হয় না, কিন্তু প্রপার
কোনো নোটিফিকেশন দেখেও না এবং প্রপার কোনো ইনফরমেশন রাখেও না। এবং সেই কথা থেকে আজকে যে রেজাল্ট খারাপ হয়েছে এটা নিয়ে যে প্রেসিডেন্ট যে কথাটা বলেছে যে এরকম ফাঁকিবাজ টিচারদের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা পুরো কলেজে লাগিয়ে দিই, প্রত্যেকটা ঘরে 2-3টে করে লাগিয়ে দিই, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই ফাঁকিবাজ কথাটা বলেছে এটা তাদের তীব্র আপত্তি আছে, কারণ আজকের দিনও এই যে আমরা ধর্নায় বসেছি এরপরেও কিন্তু টিচাররা কিন্তু নিজেদের মতো ক্লাস নেবে এবং এখানে এসে বসবে। এই কথাটাকে উইথড্র করতে হবে এবং একদম ইন পাবলিক এটাকে উইথড্র করতে হবে যে প্রেসিডেন্ট এই কথাটা বলেছে কেন, কারণ এটা কারণ মানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় কলেজটা। আমি আরও আপনাদেরকে বলি যে আজকে কিন্তু স্পোর্টসের টিম যাওয়ার কথা দার্জিলিংয়ে এবং আপনারা জেনে অবাক হবেন যে 50,000 চেক प्रेसिडेंट साइन করেছে শনিবার দিন সন্ধ্যে 15টা। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में खून की व्यवस्था के नाम पर फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है। एक युवक शिवा दास ने एक मरीज के परिजन से 3,300 रुपये लेकर खून की व्यवस्था करने का झांसा दिया था। शिवा ने अपने आप को मेडिकल ब्लड बैंक का कर्मचारी बताया था और उससे 2 यूनिट खून की व्यवस्था कराने को कहा गया था। पैसे लेने के बाद वो फरार हो गया और खून नहीं दिया। मरीज के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने शिवा को कवाखाली से गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के आरोप में उसे आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सिद्दीक अली ने भाजपा से तृणमूल में शामिल होने के बाद अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया है। कुछ बिहार जिला तृणमूल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्दीक अली ने दावा किया है कि बीजेपी द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि वह 10 साल से ज़्यादा समय तक बीजेपी में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी में रहते हुए 4 साल तक मुर्शिदाबाद में कार्य भी किए, लेकिन पार्टी ने उन्हें महत्व नहीं दिया। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री ममता के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। আপনি সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন কি বিষয় রয়েছে? আপনারা অবগত আছেন যে 1 মার্চ শুক্রবার বড় শৈলমারী চাংড়াবান্ধা সভায় জেলা সভাপতি এবং রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন মহাশয় এবং চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সবার উপস্থিতিতে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্যাগ করে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি এবং আজকে আমাদের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দেব ভৌমিক মহাশয় আমাকে পার্টি অফিসে ডেকেছে। ডাকার পরে আমার হাতে যে বিশাল বড় দায়িত্ব অর্পণ করলেন, কুচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকদের দায়িত্ব আমাকে দিলেন। এর জন্য আমি প্রথমেই জেলা সভাপতি অভিজিৎ দেব ভৌমিক মহাশয় এবং পুরো জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আমি আগামী দিনে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। এই জন্যে আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের কুচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের প্রচারের আবহ তুঙ্গে এবং নিশ্চিত জয়কে আরও বেশি সুনিশ্চিত করতে আমাদের কর্মীরা ব্রিগেড সমাবেশে দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে এবং কোনো জায়গাতে 24 ঘন্টা কোথাও 48 ঘন্টার নোটিশে ব্লক স্তরে যে সভাগুলো হচ্ছে প্রস্তুতি সভা, তার উৎসাহ এবং সেই সভাগুলোতে মা বোনদের উপস্থিতি আকর্ষণীয়। আজ এবং আগামীকাল পর্যন্ত এই জনসভাগুলো চলবে ব্লক স্তরে। আমরা আগামীকাল থেকে কুচবিহার জেলা জুড়ে যে জাগ্রত মন্দিরগুলো আছে, বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির, 101টা মন্দিরে পুজো এবং প্রার্থনা করে কুচবিহারে এই সংকট এবং বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি পেতে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ আমি করব। আগামীকাল ঠাকুর মদনমোহনের মন্দির থেকে এই পুজো এবং প্রার্থনা শুরু হবে। আগামীকাল কুচবিহারের সাগরদিঘির পাড়ের শিব মন্দির, मारवाड़ी मंदिर, राम सीता मंदिर। सिलीगुड़ी में युवा भारती क्लब द्वारा नई एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है।
क्लब लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और इसका भवन एक छोटे स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। सोमवार को मेयर गौतम देव ने नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर इस एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। डिप्टी मेयर, चेयरमैन और पार्षद भी इस अवसर में मौजूद थे। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि यह एम्बुलेंस सेवा कम कीमत पर उपलब्ध होगी। क्लब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। আমাদের আজকে প্রোগ্রাম ছিল, আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা অনেকদিন আগের থেকে দিয়ে এসেছিলাম। সেই অ্যাম্বুলেন্সটা বর্তমানে আমাদের খারাপ হয়ে গেছে। তো আমরা একটা নতুন অ্যাম্বুলেন্স, চারদিকে চাহিদা দেখে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অ্যাম্বুলেন্স একটা নিলাম আমরা রিসেন্ট। তো সেটা আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। তো এটা আমাদের এই পরিষেবাটা বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে আসছে, অনেক দিন ধরে আসছে এবং খুব স্বল্প মূল্যে সেটা দেওয়া হয় আমাদের, যাতে গরিব মানুষ যারা আছে বিপদে পড়লে যারা আমরা তাদের সহযোগিতা করতে পারি। তো সেটা দিয়ে তাকে আমরা আজকে একটা নতুন পরিষেবা আবার চালু করলাম, অ্যাম্বুলেন্সটা নতুন নিয়েছে। আশা করি যুবতীর পক্ষ থেকে আমরা এই পরিষেবা আপামর জনসাধারণকে দিতে পারব। ভালো বলছি, ঠিক আছে, একদম পারফেক্ট। अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा ने शुरू किया चुनाव प्रचार। अलीपुरद्वार रीटेक न्यूज़ नंबर 15 अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा ने अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट बीरपारा ब्लॉक में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आज मनोज तिग्गा ने चाय श्रमिक मोहल्ले में चुनाव प्रचार किया। आज मनोज तिग्गा ने कहा कि चाय बागान में कई तरह की समस्याएं हैं और मन भविष्य में उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। দেখুন, আজকে আমাদের এটা সিঙ্গানিয়া চা বাগান আমার জন্মস্থান, আমার জন্ম সিঙ্গানিয়াতে হয়েছে, আমার পাশে এক বাড়ি। তো আজকে আমি আমাদের মায়েরা আছে, বোনরা আছে, সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছি। তো এখানে চা বলয়ে তো প্রচুর ইস্যু রয়েছে, যেরকম ন্যূনতম মজুরি আছে, চা বাগানে জমির পাট্টার একটা ব্যাপার আছে, তারপরে পাশাপাশি আরও যেটা আমাদের মূল দাবি আছে যে এখন অনেক বাড়ি কোয়ার্টার পায়নি, তাদের কোয়ার্টার, রাস্তাঘাট, অনেক ইস্যুগুলো আছে। এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে আমরা সামনে লোকসভা নির্বাচনে নামবো। পাশাপাশি বন্ধ চা বাগানের একটা সমস্যা আছে যে আপনারা জানেন যে আমাদের বিধানসভায় 4টি চা বাগান বন্ধ আছে, রামঝোড়া, দলমোর, লঙ্কাপাড়া এবং ঢেকলাপাড়া চা বাগান, এবং কালচিনিতে 4টা চা বাগান বন্ধ আছে। তো বন্ধ চা বাগানকে খোলারও আমাদের মূল ইস্যু থাকবে আগামী লোকসভাকে কেন্দ্র করে। আর দেখুন, যদি ওরা কাজ করে থাকতো তাহলে পঞ্চায়েত ভোটে ভোট লুট করার দরকার ছিল না, ব্যালট বক্স বদলি করার দরকার ছিল না। তার মানে তারা কোনো কাজ করেনি। শ্রমিকরাই বলবেন, আমাদের মায়েরাই বলবেন যে এখানে যে ওনারা ফ্রিতে রেশন পাচ্ছেন, আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন 35 কেজি যে রেশন আছে, এই রেশনও প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে, এনএফএসের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। মায়েরা বলবেন যে প্রত্যেক বাড়িতে টয়লেট আছে, শৌচালয়, সেটাও প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে বাড়ি বাড়িতে ফ্রিতে গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে। মায়েরা কোনোদিনও ভাবেনি যে আমার বাড়িতে গ্যাস আসবে, কিন্তু আজকে নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদে প্রত্যেক বাড়িতে আপনারা জানেন যে গ্যাসের কানেকশন আছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে অনেক মায়েরা বাড়ি পেয়েছে, ঘর তো পাওয়া সবকই, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে সবাই বাড়ি পেয়েছে। তারপরে শৌচালয় পেয়েছে, তারপরে আপনারা দেখবেন যে সিসি রোড হচ্ছে, ড্রেন হচ্ছে, এটা 15 ফাইন্যান্সের টাকা। তার মানে চা বাগানে যে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে সমস্ত টাকা এবং যত যোজনা চা বাগানগুলোতে আছে সমস্ত কেন্দ্র সরকারি যোজনা। আপনারা জানেন যে গ্রেজ হাউসও কিন্তু কেন্দ্র সরকারের যোজনা। আর যে বর্তমান শাসক দল বলছে যে না আমরা শ্রমিকদেরকে 60,000 দিচ্ছি, 1,20,000 টাকা দিচ্ছি, সেটাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা 1,20,000 দিচ্ছেন, সেটাকেই এই রাজ্য সরকার নিজের বলে চালাচ্ছে। তো যদি এটা চা সুন্দরীর এক্সটেনশন প্রকল্প থাকতো, এক্সটেনশন স্কিম থাকতো, তাহলে এর আগে যে 5,43,000 টাকা চা সুন্দরীর জন্য স্যাংশন হয়েছিল সেটা অ্যাকাউন্টে কেন দেওয়া হলো না? তারপরে 6,14,000 টাকা স্যাংশন হয়েছে চা সুন্দরীর জন্য, সেটা কোনো শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হলো না। এখন বলছে যে আমরা 1,20,000 টাকা অ্যাকাউন্টে দিচ্ছি। তার মানে 1,20,000 টাকা প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনারই টাকা, এটা ঘুরপথে শ্রমিকদেরকে ভুল বুঝে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে। যদি রাজ্য সরকারের থাকতো তাহলে 1,20,000 হতে পারতো, 1,19,000 হতে পারতো, 1,20,000 কেন? তো এটা কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, এটা ঘুরপথে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষরা, শ্রমিকরা জানে যে আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে 1,20,000 টাকা যেটা পাই, এটা দিল্লির টাকা, প্রধানমন্ত্রী নরেंद्र मोदी টাকা। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 युवकों को दलखोला शहर में एक बैंक के सामने संदिग्ध हाल में घूमते देखा गया। तभी दलखोला थाने की पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक आग्नेयास्त्र, 2 राउंड कारतूस
और 500 ग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। आरोपियों में 2 मणिपुर और 1 बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घटना की जांच शुरू कर दी। দেখুন আজকে সকাল 8টা নাগাদ আমাদের থানাতে একটা আমাদের সোর্স মারফত ইনফরমেশন আসে যে এরকম তিনটে ছেলে ডালখোলা স্টেট ব্যাংকের আশেপাশে ওরা সাসপিসিয়াসলি ঘোরাফেরা করছে এবং আরও ইনফরমেশন পাই যে তাদের কাছে কোনো মানে সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স বা এই নেশা জাতীয় দ্রব্য এরকম কিছু একটা আছে। তো সেই খবর পাওয়ার পরে থানা থেকে আমাদের টিম যায়, টিম গিয়ে ওদের ডিটেন করার পরে যা এসওপি আছে, এনডিপিএস অ্যাক্টে যে সমস্ত এসওপি আছে সেই প্রপার সেই এসওপিগুলো ফলো করার পরে তাদের সার্চ এবং সিজার করা হয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। তো আমরা সার্চ করার পরে প্রায় 500 গ্রামের বেশি ব্রাউন সুগার আমরা সিজ করেছি। একজনের কাছ থেকে একটা ইম্প্রোভাইজড আর্মস আর 2 রাউন্ড অ্যামুনিশন আমরা সিজ করেছি এবং তাদের অ্যারেস্ট করার পর এবার যা প্রসিডিওর আছে আমরা তাদের রিমান্ডে নেব। আজকে রিমান্ডে নেওয়ার পর নেক্সট যা আছে সেগুলো আমরা করব। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ 6 रुपयामा 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।